हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 4th, और वो है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। देखिए, रासायनिक आबंधन के बारे में अपनी चर्चा चल रही है और इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं, छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, उनको अपन यहाँ पर समझते हुए चल रहे हैं। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको अनुनाद को पूरी तरह से समझा दिया था, अनुनादी संरचनाएं किस प्रकार से बनती है, इसके बारे में अपन बात कर चुके थे। आशा करता हूँ आपको सभी को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपन एक और नए टॉपिक के बारे में, और वो है आबंध ध्रुवणता। तो इस चीज़ को भी आप लोग समझे और साथ के साथ आपको जो है यहाँ पर नोट्स भी लिखने रहे, ठीक है। तो देखिए, बात करें अपन यहाँ पर टॉपिक है आबंध ध्रुवणता। आबंध ध्रुवणता, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या होती है आबंध ध्रुवणता, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन यहाँ पर करते हैं। तो ध्यान से देखिए, देखो कोई भी जो बंध होता है ना, अपन बोलते हैं कि बंध मुख्यतः दो प्रकार के, मुख्यतः तीन प्रकार के आपने देखे हैं। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध, ठीक है। अब इन बंधों की अपन बात करें तो कोई भी बंध जो होता है ना, वो 100% आयनिक या 100% सहसंयोजक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी बंध 100% सहसंयोजक या 100% आयनिक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जब परमाणु अलग अलग होते हैं, जब परमाणु अलग अलग होते हैं तो उनकी विद्युत ऋणता में अंतर के कारण वहां पर ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि सहसंयोजक बंध में आयनिक गुण आ जाते हैं और आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण आ जाते हैं। अब ये सारी बातें होती कैसे हैं, किस प्रकार से यहाँ पर जो है बंध के अंदर ध्रुवणता उत्पन्न होती है, इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिए कि जैसे अपन बात करें, जो सहसंयोजक बंध होता है ना, सहसंयोजक बंध मुख्यतः दो प्रकार से बनते हैं। देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, देखो एक तो सहसंयोजक बंध मान लेते हैं बना हुआ है Cl के मध्य, ठीक है ना। ये दो क्लोरीन परमाणु हैं, इनके मध्य सहसंयोजक बंध का यहाँ पर क्या है, निर्माण हो रखा है, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन के साझे से बंध बना है सहसंयोजक बंध। तो इस बंध की अपन बात करें, आपको पता है कि यहाँ पर इधर भी परमाणु क्लोरीन है, इधर भी परमाणु कौन है, क्लोरीन है। जब दोनों परमाणु सेम हैं तो दोनों की विद्युत ऋणताएं भी क्या होगी, समान होगी। अब दोनों की विद्युत ऋणताएं समान होगी तो ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन हैं, इनको इन दोनों में से कोई भी परमाणु अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, ठीक है भाई। जब दोनों की विद्युत ऋणताएं समान हैं तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को कोई भी अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, यानी कि ये बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों परमाणुओं के ठीक बीच में क्या होंगे, उपस्थित होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो बंध होता है ना, इसको बोलते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अध्रुवीय सहसंयोजक बंध इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि मान लेते हैं यदि सहसंयोजक बंध ही बने परंतु उसका निर्माण हो दो अलग अलग परमाणुओं के मध्य, यानी कि इलेक्ट्रॉन के साझे से ही बंध बने परंतु निर्माण हो क्या, अलग अलग परमाणुओं के मध्य। तो जब अलग अलग परमाणुओं के मध्य बंध का निर्माण होगा तो आपको पता है कि इन दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर होगा, भले वो अंतर थोड़ा बहुत हो परंतु अंतर तो होगा, ठीक है ना। अब यदि अपन यहां पर बात करें, यदि क्या अपन जानते ही अच्छे से कि विद्युत ऋणता जो होती है, यदि मैं बात करूं यहां पर हाइड्रोजन व क्लोरीन के बारे में, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि क्लोरीन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या होती है, हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं।
और विद्युत ऋणता क्लोरीन की ज्यादा है, तो विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है? किसी भी अणु में सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, यही तो क्या है? विद्युत ऋणता है। पढ़ी है अपन ने लेसन 3 के अंदर। क्या पढ़ी है अपन ने लेसन 3 के अंदर? कि कोई भी परमाणु जो होगा यदि वो सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है और उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है तो वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, और इसी को अपन ने विद्युत ऋणता कहा था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहा था। ठीक है, तो अब देखो क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये क्या करेगा? ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब देखो यदि बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर इसने आकर्षित किया तो इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन लिया है ना इसने, इस पर क्या आएगा? आंशिक ऋणावेश। उसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से देखो यहां पर कि इस बंध में धन ध्रुव और ऋण ध्रुव उत्पन्न हो गए हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या बोला? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है ना? तो आपने क्या देखा कि ये बने तो बंध दोनों सहसंयोजक थे, दोनों ही बंध इलेक्ट्रॉन के साझे से बने हैं, परंतु फिर भी क्या है? यहां पर तो कोई ध्रुवता नहीं है, यहां पर कोई ध्रुवणता नहीं है, परंतु यहां पर क्या हुई? यहां पर इस दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में अंतर होने के कारण ध्रुवणता उत्पन्न हो गई है, ध्रुव यहां पर बन गए हैं, और इसी प्रक्रिया को अपन बोलते हैं आबंध ध्रुवणता। यानी कि विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण सहसंयोजक बंध के अंदर ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है, ध्रुवीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? आबंध ध्रुवणता बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ये 2 वर्ड अपन यहां पर समझे हैं, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध और ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। यानी सहसंयोजक बंध मुख्यतः 2 प्रकार के हो गए हैं, तो ये दोनों प्रकार आपको यहां पर समझ में आने चाहिए। आ जाएगी बात समझ में? तो एक बार इनको अपन थोड़ा सा सामान्य सी परिभाषाएं इनकी लिख लेते हैं, कभी पूछ ली जाए आप लोगों से तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं। वास्तव में कोई भी बंध 100% आयनिक या सहसंयोजक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है अर्थात सहसंयोजक बंध में कुछ आयनिक गुण पाए जाते हैं, आयनिक गुण तथा आयनिक बंध में कुछ सहसंयोजी गुण पाए जाते हैं। सहसंयोजी गुण पाए जाते हैं, जैसे Cl2 एवं HCl अणु में सहसंयोजक बंध Cl2 एवं HCl अणु में सहसंयोजक बंध
में Cl2 एवं HCl अणु में सहसंयोजक बंध में कुछ आयनिक या ध्रुवीय गुण विद्युत ऋणता में अंतर के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे तो कहां पर उत्पन्न होते हैं ये HCl के अंदर उत्पन्न होते हैं, परंतु Cl2 अणु को भी यहां पर अपन समझने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन इस बात को यहां पर समझते हैं कि Cl2 एवं HCl अणु में सहसंयोजक बंध में कुछ आयनिक या ध्रुवीय गुण विद्युत ऋणता में अंतर के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना। यदि आप लोग यहाँ पर Cl2 नहीं लिखें तो वो और भी अच्छा होगा, HCl से भी अपना काम चल सकता है, तो Cl2 को आप लोग यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है ना। इसको अपन ने समझने के लिए यहाँ पर लिखा है। ठीक है भाई। चलो, तो ये अपनी बात यहाँ पर हो गई, समझ लिया अपन ने इस चीज़ को। अब इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध की बात कर लेते हैं। तो देखो, जब दो समान परमाणुओं के मध्य जब दो समान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, तो विद्युत ऋणताएं समान होने के कारण विद्युत ऋणताएं समान होने के कारण विद्युत ऋणताएं समान होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों परमाणुओं के मध्य में उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है। इसे अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। बंध कहते हैं। ठीक है भाई। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर समान परमाणुओं के मध्य बंध का निर्माण हुआ है और समान परमाणुओं के मध्य बंध का निर्माण हुआ है, तो यहां पर विद्युत ऋणताएं समान होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व तो दोनों परमाणुओं के मध्य में उपस्थित रहता है। वो इस प्रकार के बंध को अपन अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। और अब बात करें अपन ध्रुवीय के बारे में। ठीक है। तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, जब दो भिन्न विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य, यानी जिनकी विद्युत ऋणता भिन्न होती है, विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य बंध का निर्माण होता है,
बंध का निर्माण होता है, बंध का निर्माण होता है तो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु बंध के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे बंध में ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है, ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। और ध्यान रखें यही बंध क्या कहलाएगा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाएगा। ठीक है भाई, तो इस चीज को अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, इसे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात आपको सबको समझ में यहाँ पर आई होगी कि किस प्रकार से ध्रुवणता उत्पन्न होती है, किस प्रकार से सहसंयोजक बंध के अंदर इस प्रकार के आयन जैसे गुण देखने को मिलते हैं, ध्रुवीय गुण देखने को मिलते हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आबंध ध्रुवणता कहलाती है। ठीक है ना, तो ये चीज अपन ने यहाँ पर किससे समझ ली है, Cl2 व HCl अणु से यहाँ पर अपन ने समझ ली है। आशा करता हूँ आपको ये बात यहाँ तक की बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा और आगे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें आप लोगों ने नोट कर ली होगी। अब थोड़ा सा आगे अपन बढ़ते हैं इसी टॉपिक के अंदर। ठीक है, चलो, तो आबंध ध्रुवणता जो होती है ये तो अपन ने देख ली कि किसी भी बंध में यदि विद्युत ऋणता के अंदर अंतर है तो इससे क्या होगा, इससे जो अणु है ना उसके अंदर ध्रुवीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं, ध्रुवीय गुण उत्पन्न वहां पर हो जाते हैं और इसे ही अपन आबंध ध्रुवणता कहते हैं। अब बात आती है कि किसी भी अणु के अंदर आबंध ध्रुवणता कितनी है, इस चीज को मापे कैसे। ठीक है, कोई भी अणु के अंदर ध्रुवणता तो उत्पन्न हो गई, पर कितनी मात्रा में ध्रुवणता उत्पन्न हुई, किसी अणु में ज्यादा ध्रुवणता उत्पन्न होती है, किसी अणु में कम ध्रुवणता उत्पन्न होती है। तो इस चीज को मापे कैसे, तो ध्यान रखें इसे मापने के लिए एक राशि काम में ली जाती है और वो होती है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होती है, द्विध्रुव आघूर्ण होती है। तो उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं भाई। तो आबंध ध्रुवणता को मापने के लिए एक राशि अपन काम में लेते हैं और वो होता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन इसके बारे में कि किसी अणु की आबंध ध्रुवणता का मापन करने के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, तो आबंध ध्रुवणता का मापन करने के लिए अपन इसको काम में लेते हैं। अब ये वास्तव में होता क्या है द्विध्रुव आघूर्ण, तो देखो भाई कोई भी अणु का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना वो उस द्विध्रुव के ऊपर उपस्थित आवेश
और उन आवेशों के बीच की दूरी इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी द्विध्रुव के अंदर जो आवेश होता है, जैसे अपन ने HCl की बात की थी, तो H+ और Cl- के ऊपर कितना आवेश है, उस आवेश और दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसके गुणनफल के बराबर होता है कौन, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है ना। तो परिभाषा कभी पूछ ली जाए तो ध्यान रखेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण धनात्मक व ऋणात्मक या फिर बोल सकते हैं अपन इस चीज को यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करके, द्विध्रुव आघूर्ण किसी ध्रुवीय अणु पर उपस्थित, ध्रुवीय अणु पर उपस्थित आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है भाई, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण जिसको अपन प्रदर्शित करेंगे किससे, म्यू से, ध्यान रखिए इसको म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, बराबर होता है आवेश, यानी कि अणु के ऊपर उपस्थित आवेश कितना है, आवेश को प्रदर्शित करते हैं Q से, इंटू आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी जिसको अपन D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बराबर ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो D से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, आपकी बुक के अंदर इसको R से प्रदर्शित किया हुआ है तो ये चीज भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर QR हो जाएगा और ये है आपका द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। ठीक है ना। तो ये चीज आपको आनी चाहिए और ध्यान रखें द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ना, इसको मापने की जो इकाई होती है, इसका जो मात्रक होता है वो dy होता है। क्या होता है, dy होता है। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक dy, जिसको अपन d से प्रदर्शित करते हैं, dy होता है। क्या होता है भाई, dy होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि एक dy किसके बराबर होता है, इसके बारे में चर्चा करें तो ये होता है 3.33564 इंटू 10 की घात -30 कूलाम इंटू मीटर के बराबर होता है। ध्यान रखें C जो है यहाँ पर कूलाम है इंटू मीटर है। तो ये डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लिया जाता है कभी कि एक dy का मान कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे 3.33564 इंटू 10 की घात -30 कूलाम इंटू मीटर, ये होता है एक dy का मान और द्विध्रुव आघूर्ण की यहाँ पर बात। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। ठीक है भाई। अब द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और अपन आगे करें तो
देखो यहां पर, देखो किसी भी अणु पर द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करना है तो इसके लिए आप लोग उसको एक तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए कि जैसे ये कोई अणु है, मान लेते हैं अणु है HF। कौन सा अणु है, HF, ठीक है। इस HF अणु में आप लोग जानते हैं फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए ये बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इस पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होगा और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होगा। अब यहां पर ये जो ध्रुवणता उत्पन्न हुई ना, इसको प्रदर्शित करने के लिए, यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करने के लिए आप लोग उसको प्रदर्शित करते हैं तीर के निशान से, यानी कि इस प्रकार से तीर का निशान लगाएंगे और पीछे इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के निशान से इसको प्रदर्शित करते हैं, क्रॉस लगे हुए तीर के निशान से इसको प्रदर्शित करते हैं। और ध्यान रखिए ये क्रॉस होगा कहां पर, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और ये एरो कहां पर होगा, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से यहां पर प्रदर्शित किया जाता है, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो किसी ध्रुवीय अणु में, किसी ध्रुवीय अणु में द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित, या द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवीय अणु की लुईस बिंदु संरचना पर क्रॉस लगे हुए तीर के निशान, क्रॉस लगे हुए तीर के निशान, यानी इस प्रकार का निशान से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये आबद्ध ध्रुवणता और द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बहुत विस्तार से अपन ने यहाँ पर चर्चा कर ली है। एक एक बातों को अपन अच्छे से यहाँ पर समझते हुए चलेंगे, और कहीं पर कोई डाउट आपको हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। साथ के साथ आप लोग इसको समझते चलें, तो इसी प्रकार से अपन इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। आगे जितने भी, जहाँ पर भी आप लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, उन सब केमिस्ट्री के अंदर, सब क्लासेस के अंदर आपको ये टॉपिक्स जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये लेसन को कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आप लोग उसको कंप्लीट करते रहे, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।